हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने स्टूडेंट कल पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हेटेरोस्पोरी के बारे में पढ़ा था। चलिए उसी से आगे हम बढ़ते हैं और आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम। और आज का हम स्टार्टिंग करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हेटेरोस्पोरी। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि हेटेरोस्पोरी जो होता है प्लांट में होने वाला क्या है, एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्या होता है, प्रक्रिया होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है बच्चों कि हेटेरोस्पोरी के द्वारा क्या किया जाता है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट में सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया संभव हो पाती है। मतलब कि उसमें हम कोई भी जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या किया जाता है, उनमें लिंगों का निर्धारण किया जाना संभव हो पाता है। और वो संभव किसके कारण हो पाता है, आपके हेटेरोस्पोरी के द्वारा क्या होता है, हम किसी भी प्लांट में सेक्स डिटर्मिनेट कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हेटेरोस्पोरी के कारण ही क्या होता है कि एक ही प्लांट पर, क्योंकि आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक ही प्लांट पर क्या होता है, दो तरह के क्या होते हैं, स्पोर बनते हैं। एक बनता है आपका माइक्रो स्पोर बनता है और एक क्या बनता है आपका मेगा स्पोर बनता है। एक बनता है माइक्रो स्पोर बनता है और एक क्या बनता है, मेगा स्पोर का निर्माण होता है। और आपको ये भी पता है कि माइक्रो स्पोर का निर्माण जो होता है वो किस में होता है, वो होता है आपके माइक्रो स्पोरेंजियम में होता है। किस में होता है, वो माइक्रो स्पोरेंजियम में होता है। और मेगा स्पोर का फॉर्मेशन किस में होता है, मेगा स्पोरेंजियम में होता है। किस में होता है, मेगा स्पोरेंजियम में होता है। और आपको ये भी पता है कि माइक्रोस्पोर जब क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर जब डेवलप हो जाते हैं तो डेवलप होकर वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, वो करते हैं मेल गेमेटोफाइट्स का। किसका फॉर्मेशन करते हैं, मेल गेमेटोफाइट का करते हैं। और मेगा स्पोरेंजियम जो यानी कि मेगा स्पोर जब जर्मिनेट होते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, वो जो करते हैं फीमेल गेमेटोफाइट का करते हैं। किसका करते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरह से क्या होता है कि हेटेरोस्पोरी के द्वारा ही क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन आसानी से क्या होता है, किया जा सकता है। आपको ये भी पता है कि जो फीमेल जो गेमेटोफाइट्स होते हैं, फीमेल जो गेमेटोफाइट्स जो होते हैं अपना क्या चीज़, अपना न्यूट्रिशन मतलब कि अपना पोषण जो है वह किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, वह जो है स्पोरोफाइट्स के द्वारा, किसके द्वारा, स्पोरोफाइट के द्वारा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार फीमेल गेमेटोफाइट्स का जो डेवलपमेंट है वो विपरीत परिस्थितियों में भी क्या है, हो सकता है। मतलब कि अगर उनके अनुकूलित वातावरण नहीं है फिर भी उसमें क्या होगा, फीमेल गेमेटोफाइट्स का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। और मेल गेमेटोफाइट्स जो होता है, जो मेल गेमेटोफाइट्स जो होता है, यहाँ मेल गेमेटोफाइट जो होता है वो भी अपना जो न्यूट्रिशन होता है वह स्पोरोफाइट से प्राप्त कर लेता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उपयुक्त जो हम इस कारणों से हमको पता चलता है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि इन सब किसके कारण हो रहा है, क्योंकि प्लांट में क्या डेवलप हो जाता है, क्योंकि एम्ब्रियो जो होता है वह पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। और यही एम्ब्रियो भी क्या करता है कि आपको पहले भी पता है कि एम्ब्रियो जो होता है अपना, एम्ब्रियो जो होगा अपना न्यूट्रिशन वो भी प्राप्त करेगा। तो वो भी किसके द्वारा प्राप्त करेगा, आपका स्पोरोफाइट के द्वारा क्या प्राप्त करता है। तो इस तरह से कह सकते हो कि हेटेरोस्पोरी के द्वारा प्लांट में सेक्स डिटर्मिनेशन करने की क्या होती है, क्षमता पाई जाती है। फिर वही बता देंगे कि आपकी जो प्लांट हो हेटेरोस्पोरी में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं जो क्रमशः जर्मिनेट होकर मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि हेटेरोस्पोरी के द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन आसानी से किया जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया उसका इंपॉर्टेंस। दूसरा इंपॉर्टेंस ये होता है स्टूडेंट्स कि हेटेरोस्पोरी से क्या होता है, जो आपका हेटेरोस्पोरी से क्या हुआ है, आपका हेटेरोस्पोरी से सीड हैबिट का डेवलपमेंट हुआ है। मतलब कि पौधों में पाए जाने वाले जो सीड हैबिट का भी डेवलपमेंट हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, आपके हेटेरोस्पोरी के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ इसका क्या इम्पोर्टेंस, क्या हुआ इसका इम्पोर्टेंस। चलिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ सिलेजिलेना का हेटेरोस्पोरी को शो अप करते हुए, तो उसको आप देखिएगा तो आई होप आपको समझ आएगा।
तो देखिए एक सिलेजिलिना जो है इस तरह से आपको शो अप करते जाएगा। तो उसका एक स्ट्रक्चर को आप समझाने का प्रयास किया गया है कि जैसे कि ये होगा आपका, ये होता है क्या, ये होता है, इसको बोलते हैं एक्सिस बोला जाता है, लेकिन ये क्या होता है, ये सेंट्रल में है तो इसलिए ये, और स्ट्रोबिलस का भाग होता है इसलिए इसको एस्ट्रोबिलस क्या कहा जाता है, एक्सिस कहा जाता है। ठीक है। और इसको जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, इसको मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको क्या कहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। इसको कहते हैं क्या, इसको बोलेंगे क्योंकि इसमें देखो ये स्पोर्स है, स्पोर्स क्या है, बड़े बड़े हैं। स्पोर्स जब बड़े हैं मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये स्पोर जब बड़ा है तो क्या होगा, ये होगा आपका मेगा स्पोर होगा। क्या होगा, ये मेगा स्पोर होगा। और मेगा स्पोर जब हुआ तो ये किस में डेवलप होगा, ये होगा आपका मेगा स्पोरेंजियम में डेवलप होगा। किस में होगा, मेगा स्पोरेंजियम में होगा। और ये स्पोरोफिल वाला भाग क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका मेगा स्पोरोफिल बनाएगा। क्या बनाएगा, मेगा स्पोरोफिल, क्योंकि इसके स्पोर कैसे हैं, बड़े हैं। जस्ट यहाँ पे देखो ये स्मॉल है, तो स्मॉल है मतलब क्या होगा, ये छोटे हैं, तो छोटे हैं तो इसको स्पोर को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे माइक्रोस्पोर कहेंगे। क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर कहेंगे। और इसमें जो किसके अंदर बनेगा, ये फिर ये बनेगा आपके माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। और उसके बाद जो होगा ये इसका जो स्पोरोफिल बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो बनाएगा आपका स्पोरोफिल का फॉर्मेशन करेगा। ओके। और क्योंकि देखो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी मतलब जब एक ही जाति पर दोनों जो दो स्पोर जो है उसके साइज के आधार पर, शेप के आधार पर सब में अलग अलग होते हैं, क्योंकि एक ही जाति के अंदर पाया जा रहा है, इसलिए क्या है ये हेट्रोस्पोरी था। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था आपका सिलेजिलेना का, सिलेजिलेना हेल्वेटिका नामक जो एक स्पीसीज होती है उसमें यह रूपेस्ट्रिस, सिलेजिलेना रूपेस्ट्रिस नामक जो होता है उसमें क्या होता है, ये मोस्टली क्या होता है, इस तरह से पाया जाता है। ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला टॉपिक। आज का पहला टॉपिक क्या हुआ कि इंपॉर्टेंस ऑफ, क्या हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ हेट्रोस्पोरी। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला टॉपिक है आपका ओरिजिन। आपका अगला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरी। ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरी मतलब कि हेट्रोस्पोरी की क्या हुई है, उत्पत्ति कैसी हुई है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरी के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस बारे में क्या किया, उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया, किसने बताया, साइंटिस्टों ने, क्योंकि भाई ये काम तो उन्हीं का है, तो ये काम उन्हीं लोगों ने किए हैं तो उन्हीं लोग बता सकते हैं। अगर हम लोग करे रहते तो हम लोग बताते स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने किए होंगे तो आप लोग भी जरूर बता सकते हो भाई। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या इस पर हेट्रोस्पोरी के जो स्पीसीज होते हैं उनका अध्ययन किया और उससे उनके बारे में बताया कि जो हेट्रोस्पोरी जो होते हैं, जो हेट्रोस्पोरी है या हेट्रोस्पोरस जो प्लांट है उनकी अगर बात की जाए, यानी कि उनकी जो उत्पत्ति की बात की जाए, तो उनकी उत्पत्ति क्या होता है, जो स्पोर्स जो होते हैं, जो प्लांट में क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं, उनके रिडक्शन से हुआ होगा। शायद उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, शायद स्पोर्स के रिडक्शन से। रिडक्शन से मतलब समझ रहे हो स्टूडेंट, न्यूनीकरण। न्यूनीकरण से मतलब संख्या में कमी होना। ये ऐसा इसलिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है। ऐसा अब बोला कि अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उनमें स्पोर्स में रिडक्शन हो रहा है, तो उनका कहना ये था कि कोई एक स्पोरेंजियम है, उसमें बहुत सारे स्पोर्स पाए जा रहे हैं और उसमें स्पोर्स में क्या हो रहा है, धीरे धीरे उनकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो जो स्पोरेंजियम के अंदर में जो शेष बचे हुए स्पोर्स थे, अब बात यह आएगा कि ये कम क्यों हुए, तो कम वो इसलिए हुए होंगे क्योंकि उनको क्या चीज़ की कमी होगी, उनको न्यूट्रिशन की, भोजन की कमी हो गई होगी, जिसके कारण स्पोर की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गई। अब जो स्पोरेंजियम के अंदर, क्योंकि बाहर वाला भाग क्या कहलाएगा आपका, स्पोरेंजियम, और अंदर वाला भाग क्या कहलाएगा, स्पोर। तो स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर बचे रहे होंगे,
जो शेष जितने भी बचे होंगे फिर उनको एक समय के बाद पर्याप्त मात्रा में क्या मिलना शुरू हो गया, उनको पर्याप्त मात्रा में क्या मिलना शुरू हो गया होगा, भोजन मिलने लग गया होगा। और भोजन मिलना शुरू हुआ तो फिर से क्या हुआ स्टूडेंट कि ये अपनी आकार में मतलब अपनी संख्या में नंबर में क्या करना शुरू कर दिए होंगे, ग्रोथ करना शुरू होंगे। अब देखो क्या हुआ था, मान के चलो इसका साइज कुछ इस तरह से था। अब भोजन नहीं मिला तो इसकी साइज कोई छोटे कोई बड़े, कोई छोटे कोई बड़े। जैसे कि मैं अगर इसको मैं कलरफुल समझाऊँ तो मैंने जैसे ब्लू को किया तो बड़ा कर दिया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ रेड को, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि उनको भोजन न मिलने के कारण उनका साइज क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो अब क्या होगा, फिर एक समय के बाद उनको भोजन मिला होगा। तो जब भोजन मिला होगा स्टूडेंट, उनकी संख्या में क्या हो गई, धीरे धीरे क्या होने लग गई, फिर वो अपनी संख्याओं में क्या करने लग गए होंगे, वृद्धि करने लग गए होंगे। मतलब जो बड़े थे उनकी भी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लग गई इस तरह से, ठीक। और जो छोटे थे उनकी भी संख्या क्या होने लग गई, उनकी भी संख्या क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस तरह से जो छोटे थे वो माइक्रोस्पोर बन गए, जो बड़े थे वो क्या हो गए, वो आपके मेगा स्पोर बन गए। तो इस तरह से क्या हुआ, हेट्रोस्पोरी की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा कहा जा सकता है। तो यही आपका टॉपिक है। और इसी बात को प्रूव करने के लिए देखो भाई, कोई भी बात अगर होती है, कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसको प्रूव करना रहता है। ऐसा नहीं कि हम बोल देंगे, अगर बोलने से फिर होता है तो फिर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली जाती है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग भी अपना एक चैलेंज लेते होगे कि नहीं, मुझे ऐसा बोलोगे कि एक बोलना लगा क्या कि मैं इस साल 80% लाऊंगा या लाऊंगी करके, बोलने से हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो आपको उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। तो वैसे ही किसी बात को जब हम बोलते हैं, खासकर जो पुरानी जो बातें होती हैं उसको सिद्ध करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। तो इसी बात को हेट्रोस्पोरी को समझाने के लिए क्या किया जाता है कि भाई 3 तरह के हमारे पास क्या मिलते हैं, इसके एविडेंस मिलते हैं। पहला एविडेंस रहता है आपका पैलियोबॉटनिकल। पहला एविडेंस है पैलियोबॉटनिकल। दूसरा एविडेंस है डेवलपमेंटल। और तीसरा है आपका एक्सपेरिमेंटल, ठीक। पैलियोबॉटनिकल, डेवलपमेंटल और एक्सपेरिमेंटल, ये 3 जो होते हैं ये एक तरह से एविडेंस है। क्या है ये एविडेंस है। किसके एविडेंस है, आपके हेट्रोस्पोरी के, कि किस तरह से हुए हैं उनके, ये इस तरह से क्या है आपका, एक तरह से क्या है ये आपके एविडेंस होते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई फिर इसी को शुरू करते हैं, फिर इसी को अपन को 1 बाय 1 पढ़ते हैं, तीनों टॉपिक को। सबसे पहला एविडेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका पैलियोबॉटनिकल एविडेंस, ठीक है। तो देखते हैं पैलियोबॉटनिकल एविडेंस के बारे में। चलिए मैं आपको आपके नोट्स के रूप में भी काम आ जाएगा, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट भी मैं यहाँ पे नोट डाउन करवा देता हूँ, लिख देता हूँ, ताकि आपके नोट्स के रूप में भी काम आ जाएगा और आपको क्या हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि पैलियोबॉटनिकल, तो पहले चीज़ तो ये समझिए कि व्हाट डू यू मीन बाय पैलियोबॉटनिकल, क्या होता है। बॉटनी मतलब तो प्लांट हो गया, पैलियो मतलब क्या होता है, जीवाश्म होता है। जीवाश्म मतलब पुराने चीज़ बहुत, जब पेड़ पौधे जीव जंतु क्या होते हैं, दब जाते हैं और कई लाखों करोड़ों वर्षों के बाद सिर्फ और सिर्फ उनके क्या होते हैं, अवशेष बचे होते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, फॉसिल्स कहा जाता है। तो कह सकते हैं कि जब क्या किया जाता है, जब पुराने चीज़ मतलब कि जब फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि जो फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है, तो फॉसिल्स का जब रिकॉर्ड चेक किया जाता है तो हमारे पास जो उपलब्ध फॉसिल्स रिकॉर्ड से यह भी ज्ञात होता है कि जो हेट्रोस्पोरी जो होता है वह बहुत से किस में पाया जाता है, वह प्लांट ग्रुप में क्या होता है, प्लांट ग्रुप में पाया जाता है। ये किसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है, हमारे पास जो उपलब्ध है फॉसिल्स रिकॉर्ड उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे उन्होंने इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो आप देखेंगे लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा,
के अंतर्गत जितने भी प्लांट्स आते हैं उसमें से बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हेट्रोजीनस जेनरा के होते हैं। और ये हेट्रोजीनस जेनरा के होते थे। और ये जो थे एक इलोंग जो थे डिवोनियन और कार्बोनिफेरस इरा के क्या होते हैं, जीवाश्मों में आज भी पाए जाते हैं। मतलब डिवोनियन, पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। डिवोनियन एंड कार्बोनिफेरस। हाँ, तो ध्यान से सुनिए। कहने का मतलब ये कि जब हम फॉसिल्स रिकॉर्ड का अध्ययन करते हैं ना, तो हमको ये पता चलता है कि भाई कि हेट्रोस्पोरी जो है ना बहुत सारे प्लांट में पाया जाता है। अब फॉसिल्स रिकॉर्ड बोला जा रहा है स्टूडेंट, तो सीधी सी बात है अभी की बात तो नहीं, कई लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व की बात होगी। तो वही कहा जा रहा है कि जो लाइकोप्सिडा हो गया, स्फिनोप्सिडा हो गया, टेरोप्सिडा हो गया, ये जो सब जो प्लांट जो हैं, जब डिवोनियन और कार्बोनिफेरस जब ईरा चलता था उस समय, तो उस समय के जो जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं कि जब हम 1857 या 1890 के जब कुछ चीज़ को देखेंगे तो हमको पता चलेगा। तो वैसे ही मैं बात बोल रहा हूँ कि डिवोनियन और कार्बोनिफेरस एक समय, उस समय के काल का, उस समय के ईरा का क्या था, नाम था। तो उस समय के जो प्राप्त आज जो फॉसिल्स में हैं उनमें हम देखेंगे तो हमको इनके बारे में, हेट्रोस्पोरी के बारे में क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, इसी बात को समझाने के लिए क्या हुआ था कि भाई दो वैज्ञानिक थे जिसका नाम था विलियमसन एंड स्कॉट। विलियमसन एंड स्कॉट, ठीक है। विलियमसन एंड स्कॉट नामक जो साइंटिस्ट थे वो 1894 में उन्होंने बताया था कि जो उन्होंने बताया था कि एक स्पीसीज होती है जिस स्पीसीज का नाम है कैल्मोस्टेचिस। कैल्मोस्टेचिस नामक एक प्लांट होता था। उस कैल्मोस्टेचिस की क्या होती थी कि उसकी दो स्पीसीज पाई जाती थी। क्या हो जाती थी, दो स्पीसीज पाई जाती थी। जैसे था, एक था आपका, एक स्पीसीज का नाम था कैल्मोस्टेचिस बिनियाना, और दूसरे स्पीसीज का नाम था कैल्मोस्टेचिस कैसियाना। तो क्या हुआ था कि विलियम एंड स्कॉट ने क्या किया था कि कैल्मोस्टेचिस की जो प्रजाति बिनियाना और कैसियाना की क्या की थी, उन्होंने खोज की थी। और उन्होंने ये बताया था कि इन दोनों में ही क्या होता है कि हेट्रोस्पोरी की क्या होती है, प्रारंभिक अवस्था पाई जाती है। और उन्होंने ये भी बताया था कि कैल्मोस्टेचिस जो बिनियाना है ये क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, ये होमोस्पोरस होता था। क्या था, ये होमोस्पोरस था। परंतु क्या होता था कि इसी की कुछ स्पीसीज जो होती थी ना, वो अलग अलग आकार के रूप में पाए जाते थे। मतलब होमोस्पोरस तो था, लेकिन इसकी कुछ ऐसी भी स्पीसीज थी जो क्या होते थे, इसके स्पोर के साइज से थोड़ा सा डिफरेंस पाए जाते थे। और वैसे अगर बात किया जाए कैसियाना की, तो कैसियाना जो होता था एक कैसी स्पीसीज थी, वो सीधी सी बात है अपोजिट होगा। वो कैसी थी, वो हेट्रोस्पोरस प्रजाति थी, जिसमें क्या होता था, जिसमें दो तरह के क्या होते थे, जिसमें दो तरह के स्पोर्स बनते थे। एक बनता था आपका माइक्रोस्पोर और एक में क्या बनता था, एक में बनता था मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर अलग अलग किस में बनते थे, स्पोर किस में बनता है, स्पोर जो होता है आपके स्पोरेंजियम में बनता है। तो अलग अलग स्पोरेंजियम में क्या होता था, बनता था। तो ये किसने बताया भाई, ये बताया विलियमसन एंड स्कॉट ने। ये हुआ विलियमसन एंड स्कॉट का। दूसरे हम साइंटिस्ट की बात करें तो दूसरे साइंटिस्ट थे जिसका नाम था थॉडे नामक जो साइंटिस्ट थे 1906 में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि उन्होंने एक प्लांट का नाम बताया कि स्फिनोफिलम डाउसोनी। स्फिनोफिलम या फाइलम डाउसोनी। स्फिनोफिलम डाउसोनी नामक जो प्लांट था, ये प्लांट क्या होता था कि ये जो प्लांट हुआ करता था, ये क्या होता था, ये होमोस्पोरस हुआ करता था। क्या होता था, ये होमोस्पोरस होता था। परंतु इसकी सेम वही कि इसके भी कुछ स्पोरेंजियम में क्या हो जाते थे, स्पोर क्या हो गए, नष्ट हो गए। स्पोरेंजियम में क्या हो गया, इसके कुछ स्पोर्स, सम स्पोर्स क्या हो गए, नष्ट हो गए।
और कुछ क्या थे, बचे हुए थे, और कुछ जो बचे थे वो धीरे धीरे क्या होने लग गए, आकार में क्या करने लग गए, ग्रोथ करने लग गए। तो इस तरह से क्या होता है कि एक ही प्लांट में दो अलग अलग स्पोर पाए जा रहे हैं, मतलब कि क्या हो गया, वो हेटेरोस्पोरी की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। फिर वैसे ही अगले वैज्ञानिक थे जिसका नाम था, क्या नाम था, स्टीवर। क्या था, स्टीवर, 1969। तो स्टीवर नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एक प्लांट था जिसका नाम था लेपिडोकार्पन, लेपिडोकार्पन में क्या था कि उन्होंने ये बताया था, किसने, स्टीवर ने, कि लेपिडोकार्पन जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, कितने स्पोर पाए जाते हैं, 4 स्पोर क्या होते हैं उसमें पाए जाते हैं, जिसमें से 3 जो स्पोर्स होते हैं वे डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट हो जाते हैं मतलब कि नष्ट हो जाते हैं। जो एक जो स्पोर जो होता है वो कैसा रहता है, वो एक मेगा स्पोर जो रहता है वह एक्टिव रहता है, मतलब फंक्शनल होता है, और यही फिर डेवलप होकर के जो एक जो रहता है ना, यही एक डेवलप होके फिर से अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है, और वृद्धि करते हुए क्या करता है, बहुत सारे स्पोर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो कहने का मतलब ये कह सकते हो कि मेगा स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है उसमें एक ही एक्टिव होना चाहिए बस, फिर बाकी से कोई मतलब नहीं रहता। ये किसका था, स्टीवर्ड का था। लास्ट देखते हैं इसमें अर्नोल्ड नामक जो साइंटिस्ट थे 1938 में इन्होंने जो प्लांट लिया था उसका नाम था, इसका नाम थोड़ा सा बड़ा सा है, लेपिडोस्ट्रोबस, लेपिडोस्ट्रोबस, फिर है ब्रैडवुडेंसिस, तो ब्रैडवुडेंसिस जो थे, मतलब कि अर्नाल्ड नामक जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया कि लेपिडोस्ट्रोबस जो होते हैं इसके जो मेगास्पोरेंजियम जो होते हैं, मेगास्पोरेंजियम में केवल क्या होते हैं, 1 मेगास्पोर ही क्या होते हैं, वह एक्टिव होते हैं, और बाकी जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, जो नष्ट हुए रहते हैं उन्हीं में ही पाया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हो कि एक मेगा स्पोर क्या होता है, डेवलप होगा, बाकी क्या हो जाते हैं, डीजनरेट होते हैं, फिर भी उसी के रूप में पाया जाता है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जितने भी हमने अभी रिकॉर्ड देखे उसके आधार पर ये स्पष्ट होता है कि हेटेरोस्पोरी जो होती है वो किस में पाया जा रहा है, जो जितने भी पैलियोबॉटनिक जो प्लांट्स होते हैं उसमें पाया जाता था, और हेटेरोस्पोरी की जो उत्पत्ति जो है वो किससे हुआ है, स्पोरेंजियम में कुछ स्पोर्स के, जैसे ये स्पोरेंजियम में कुछ स्पोर्स के क्या होने से, डीजनरेट होने के कारण हुई है। चलिए तो देखते हैं, यहाँ से एक बार और रिकॉल कर देते हैं। ये देखो पैलियोबॉटनिक एविडेंस की बात हो रही थी, तो सबसे पहले आपने इस तरह से देखा कि भाई डिवोनियन और कार्बोनिफेरस ईरा में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं में मोस्टली देखने को मिलेगा। फिर हमने देखा कि एक वैज्ञानिक थे विलियमसन एंड स्कॉट नामक वैज्ञानिक थे, 1894 में उन्होंने कैलिमोस्टेचिस नामक जो प्लांट था उसमें 2 स्पीसीज की खोज की थी, जिसका नाम था कैलिमोस्टेचिस बिनियाना और कैलिमोस्टेचिस कैसियाना। कैलिमोस्टेचिस बिनियाना जो होता था वो ऑलरेडी होमोस्पोरस होता था, लेकिन उसकी कुछ ऐसी स्पीसीज होती थी जिसमें क्या होते थे कि इसके स्पोर्स कैसे होते थे, वो अलग अलग भी होते थे। लेकिन कैसियाना जो होता था वो पहले से ही क्या होता था, वो हेटेरोस्पोरस होता था, मतलब कि उसमें दोनों स्पोर्स कैसे होते थे, अलग अलग होते थे, यानी कि एक स्पोर जो छोटा होता था जिसे माइक्रोस्पोर कहते थे और दूसरा मेगा स्पोर होता था, और दोनों का डेवलपमेंट किसमें होता था, स्पोरेंजियम के अंदर होता था। थार्डे नामक के अकॉर्डिंग 1906 के अनुसार उन्होंने बताया था कि स्फिनोफिलम डाउसोनी नामक प्लांट होता है, उसमें क्या होता है, शुरुआत में तो क्या होता है, वो होमोस्पोरस होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उसके स्पोरेंजियम जो होते हैं उसमें स्पोरेंजियम में क्या होता है, धीरे धीरे स्पोर्स क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाते हैं, नष्ट होने लग जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद क्या होता है कि उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है तो उनके स्पोर डेवलप हो जाते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, उसमें भी हेटेरोस्पोरी उत्पन्न हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है स्टीवर नामक जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया कि जो लेपिडोकार्पन नामक जो प्लांट्स होते हैं उनमें 4 मेगा स्पोर पाए जाते हैं, जिसमें से 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब कि नष्ट हो जाते हैं, जो एक जो बचता है वही क्या होता है, एक्टिव रहता है, फिर वही अपनी संख्याओं में क्या करता है, वृद्धि करता है, और इस तरह से हेटेरोस्पोरी लाइक प्लांट का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद हमने देखा अर्नाल्ड ने का कहना था, इसका सन क्या है, 968, मैं खुद नहीं पहचान पा रहा हूँ, बताओ।
तो 1938 तो इसमें लेपिडोस्ट्रोबस नामक जो प्लांट था उसमें उन्होंने देखा कि ये जो होता है इसके मेगा स्पोरेंजियम में बहुत सारे तो पाए जाते हैं, लेकिन बाकी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बचता सिर्फ कितना है, एक, और वही एक जो है जनरेट होकर फिर से क्या करता है, हेटेरोस्पोरी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इतने सारे चीजों को जब हमने देखा, जाना, परखा, तो हमने ये पाया कि जो हेटेरोस्पोरी की जो उत्पत्ति होती है वह पैलियो बॉटनिकल प्लांट से ही हुई है, पहली बात तो से मानी जाती है। और हेटेरोस्पोरी का जो ओरिजिन है वो किसके अंदर होगा, स्पोरेंजियम में कुछ स्पोर के जो डिजनरेट हो जाते हैं, उन्हीं के जो बचे कुचे जो स्पोर्स होते हैं उन्हीं के वृद्धि के कारण हुआ होगा, ऐसा मान सकते हैं। ठीक, तो ये हुआ पहला एविडेंस। क्या हुआ ये आपका पहला एविडेंस। चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे एविडेंस के बाद में। पेपर में अगर आता है स्टूडेंट, आपको ये पूरे पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा, आपको इजी वे में समझ आए, इसलिए मेरा प्रयास है कि आपको सरल शब्दों में समझाऊं, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट करके आपको समझा रहा हूं। दूसरा है आपका डेवलपमेंटल एविडेंस। तो देखो, डेवलपमेंट का कहने का मतलब ये है कि इस वाले प्रोसेस में क्या होता है कि जो सिलेजिलेना के उदाहरण से क्या होता है भाई, सिलेजिलेना के जब प्लांट होते हैं या सिलेजिलेना के कुछ उदाहरण को देखते हैं तो पता चलता है। तो इसके द्वारा ये पता चलता है कि जो प्लांट्स होते हैं सिलेजिलेना का भी मैंने आपके सामने बनाया था, एक था आपका माइक्रो और एक होता है आपका क्या, मेगा। इन दोनों का डेवलपमेंट में क्या होता है, मतलब माइक्रोस्पोर से मेगा स्पोर में क्या होता है, स्पोरोसाइट बनने तक की पूरी की क्रिया कैसी होती है, समान होती है, इक्वल होती है। मतलब कि स्पोर जो होता है ना, स्पोर से स्पोरोसीड्स स्पोरेंजियम बनने तक की अवस्था क्या होती है, समान होती है। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि जब इसमें मियोसिस डिवीजन की जब स्पोरेंजियम में, जो स्पोरेंजियम मतलब ये वाले भाग में, स्पोरेंजियम में पहले इस तरह की संख्या पाई जाती है, जब इसमें मियोसिस डिवीजन होता है तो इसकी संख्या क्या हो जाती है, फिर अलग हो जाती है। और अलग हो जाने के बाद क्या होता है कि मेनी टाइप्स में, असंख्य टाइप से बहुत सारे क्या बन जाते हैं यहाँ पे, फिर बहुत सारे स्पोर बन जाते हैं। और किस में बनेंगे बहुत सारे स्पोर्स, आपके माइक्रोस्पोर में ना, याद रखेंगे इसकी किस में बनेंगे, माइक्रोस्पोर में। लेकिन क्या होता है कि जो आपका जो मेगा जो स्पोर्स होता है उसमें 4 होते हैं, 4 में से सिर्फ क्या होता है, सिर्फ एक ही मेगा स्पोर बचे रहता है, फिर बाकी तो सब क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। और फिर जो एक जो भाग बचता है वही मियोसिस डिवीजन करता है, फिर मियोसिस डिवीजन करके 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो प्रत्येक मेगा स्पोर जो होगा उसमें क्या होगा कि उसमें डेवलपमेंट के आधार पे हम कहते हैं, मतलब कि हमारा टॉपिक क्या है, डेवलपमेंट एविडेंस। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो माइक्रो स्पोर्स होगा उसकी संख्या में वृद्धि होगी, उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी और उनकी संख्या में वृद्धि भी तेजी से होगा। वहीं पे अगर मेगा स्पोर की अगर बात की जाए तो उसमें क्या होता है, 4 मेगा स्पोर पाए जाते हैं, जिसमें से 3 क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। 3 क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। बचता कितना है, सिर्फ एक बचता है। और फिर वही फिर से एक एक्टिव मोड में रहता है, फिर से वो मियोसिस डिवीजन के द्वारा 4 एक्टिव मेगा स्पोर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि हेटेरोस्पोरी जो होता है वो क्या होता है कि माइक्रोस्पोरेंजियम में जो बड़े आकार के जो स्पोर की जो उपस्थिति जो दर्शाता है वो वही क्या है, हेटेरोस्पोर को दर्शाता है। क्या बोला मैंने, इस तरह से समझो, ये स्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर अपनी संख्या में वृद्धि कर रही है, बहुत सारे वृद्धि किया माइक्रोस्पोर, और यहीं पे कुछ उबड़ खाबड़ एक आध दो ठोक क्या मिल गया आपको, थोड़े से साइज में क्या हो गया, बड़े हो गए। तो माइक्रोस्पोर के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर्स की जो संख्या तो दिख रही है, लेकिन उसके आकार में देखने पे क्या हो रहा है कि जो बड़े आकार के जो दिखाई दे रहे हैं उससे यही पता चलता है कि मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बड़े आकार के स्पोर्स की जो उपस्थिति होती है वह हेटेरोस्पोरी के ओरिजिन की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाती है। मतलब ये बताता है कि माइक्रोस्पोरेंजियम में जो बड़े बड़े आकार के जो स्पोर दिखाई दे रहे हैं, ये पता चलता है कि हेटेरोस्पोरी की शुरुआत हो रही है। ठीक, तो ये हुआ आपका क्या, डेवलपमेंटल। चलिए लास्ट देखते हैं, हमारा लास्ट क्या है, हमारा लास्ट है हमारा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस।
एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बात की जाए तो पता चलता है स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को समझाने के लिए यह एक्सपेरिमेंट जो था आपके प्लांट जो है मार्सिलिया और सिलेजिलेना प्लांट पर किया गया था। ठीक है, उन पर ही प्रयोग पे किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। फिर उन्हीं के आधार पे उन्होंने बताया था कि जो हेट्रोस्पोरी की जो उत्पत्ति जो है, हेट्रोस्पोरी की जो उत्पत्ति है, समझ आया, मार्सिलिया और सिलेजिलेना प्लांट पर एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर इनके एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसके आधार पे बताया कि जो हेट्रोस्पोरी जो प्लांट है उसकी उत्पत्ति जो है वह न्यूट्रिशनल फैक्टर के कारण से हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो इसके जो साइंटिस्ट थे प्रोफेसर गोबेल नामक जो साइंटिस्ट थे, उनके अनुसार अगर मैं बात करूं तो गोबेल ने बताया कि सिलेजिलेना, ठीक है ना, प्रोफेसर गोबेल के अनुसार जो है प्लांट का क्या नाम है, सिलेजिलेना। और दूसरा साइंटिस्ट के नाम है सटक। उनके अनुसार मार्सिलिया, उनके अनुसार क्या है, मार्सिलिया। उनके अनुसार है मार्सिलिया। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होता है कि देखो भाई, गोबेल नामक जो साइंटिस्ट है उनके अकॉर्डिंग सिलेजिलेना में, और सटक नामक जो साइंटिस्ट है उनके अकॉर्डिंग क्या है, मार्सिलिया में क्या होता है कि हेट्रोस्पोरी का उत्पत्ति जो है वो न्यूट्रिटिव फैक्टर के कारण होता है। तो उन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उसके आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जब जो प्लांट्स होते हैं तो उनके अनुसार प्लांट कब ग्रोथ करता है, प्लांट वृद्धि कब करता है, जब उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एडॉप्टेशन पाया जाता है, मतलब कि उनके अकॉर्डिंग अनुकूलताएं पाई जाती है, तब जाकर क्या करता है, वह ग्रोथ करता, अनुकूलित होता है। ठीक है, और वैसे क्या होता है कि जब पौधे अनुकूल वातावरण में जब वृद्धि करते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या हो जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, बहुत से क्या होते हैं स्पोर्स क्या हो जाते हैं इसमें पाए जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, बहुत से स्पोर क्या हो जाते हैं, जब उनको उनके अकॉर्डिंग वातावरण नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं, जो बचे हुए रहते हैं, और कुछ क्या रहते हैं, वो कुछ स्पोर्स के अकॉर्डिंग वातावरण पाया जाता है, मतलब कि उसमें क्या होते हैं, वो स्पोर्स जो होते हैं वो अपने साइज में क्या करते हैं और नंबर में क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब पौधे को पर्याप्त मात्रा में जब न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो पौधा क्या होगा, अपने आप को सर्वाइव करेगा। वैसे ही क्या होता है कि माइक्रो स्पोर्स की भी संख्या क्या हो जाती है कि जब कुछ स्पोर को, क्योंकि अब सभी स्पोर के एडाप्टेशन एक जैसा तो नहीं होगा, तो कुछ स्पोर्स क्या होगा, डिजनरेट हो जाएंगे, और कुछ क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक वैसे ही सटक ने बताया कि जब स्पोर्स जब नष्ट हो जाते हैं, जब स्पोर्स जब नष्ट हो जाता है, जैसे नष्ट हो गया स्पोर्स और जो ग्रोथ कर रहा है वो, तो दोनों की संख्या क्या हो जाती है, जो स्पोर्स नष्ट हो गए हैं और जो बचे हुए हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, मतलब समानुपाती हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि केवल क्या हो जाता है कि केवल एक ही स्पोर बचता है। फिर जब एक ही स्पोर जब बच जाता है तो बड़ा आकार का होता है, तो किसके समान दिखाई देता है, फिर वो मेगा स्पोर के समान दिखाई देता है। और फिर मेगा स्पोर के समान जब दिखाई देता है तो फिर क्या होता है, फिर वो अपनी संख्याओं में क्या करता है, धीरे धीरे वृद्धि करता है। क्या करता है, फिर वो वृद्धि करने शुरू कर जाता है और अपनी संख्याओं में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि कोई एक स्पोरेंजिया है, उसमें बहुत सारे स्पोर्स पाए जा रहे थे, और स्पोर्स जब पाए जा रहे थे तो आधे स्पोर्स क्या हो गए बोल सकते हो, आधे स्पोर डेवलप हुए और आधे स्पोर डिजनरेट हो गए। फिर जो आधे जो डिजनरेट हो गए, उसके बाद जो आधे जो बचे थे, इनमें से कुछ अपने आकार में क्या कर लेते हैं, ग्रोथ करना शुरू कर लेते हैं। तो इसी तरह एक ही स्पोरेंजियम के अंदर एक हो गया माइक्रो और एक हो गया मेगा। तो इस तरह से एक ही स्पोरेंजियम के अंदर दोनों स्पोर्स क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, डेवलप होते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, हेट्रोस्पोरस की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। और हमारा टॉपिक ही क्या था, हेट्रोस्पोरस, ठीक है ना। लेकिन ये डिपेंड करेगा, क्या करेगा स्टूडेंट, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा प्लांट जो है, कौन सा जो प्लांट्स है उनको पर्याप्त मात्रा में क्या मिलता है। जब उनको पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में उसको भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये डिपेंड करता है।
तो अगर उनको पौधा में मिल जाएगा तो वो डेवलप हो जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाता है, वो नहीं बनेगा, मतलब उसकी संख्या कम हो जाएगी, और संख्या कम होगी और साइज कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जब लगातार ग्रोथ करते रहेगा तो साइज भी बड़ा, संख्या भी बड़ा रहेगा, संख्या क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो एक ही प्लांट में या एक ही स्पीसीज में क्या होता है, एक ही स्पीसीज में दो तरह के स्पोर्स पाए जा रहे हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है, हेटेरोस्पोरस के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने देखा कि किस तरह से हेटेरोस्पोरस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। हेटेरोस्पोरस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। इसके बारे में आप लोगों को देखा कि 3 एविडेंस के बारे में पढ़ा। पहला क्या था आपका, पैलियोबॉटनिकल, दूसरा है डेवलपमेंटल, और तीसरा है आपका एक्सपेरिमेंटल। ठीक, आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो, या अच्छी भी लगी हो या नहीं भी लगी हो, जैसी भी हो। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप सर्कल में, जो भी क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे उन्हें, उन तक इस बात को पहुंचा दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। अब मुलाकात होगी कब, कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।